हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ और लास्ट हमने सॉइल स्ट्रक्चर या मृदा निर्माण को जो प्रोवाइड करने वाले कारक होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉइल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने लास्ट में पढ़ा ये पॉइंट डिस्कस किए थे कि पेरेंट रॉक्स यानी पैतृक या मूल चट्टान, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, जैविक कारक और साथ ही साथ अंतिम अवधि ड्यूरेशन को पढ़ा था। और उससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर सभी प्लेलिस्ट में शामिल हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप बने रहें, वीडियो के अंत तक देखें कि क्या इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में होता है। और ये जो टॉपिक है, अक्सर इस टॉपिक को कवर अप नहीं कर पाते। कॉम्पिटिशन क्लासेस में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब जो नए पैटर्न है उस पर अधिकांश हो सकती है। तो ये जो नया टॉपिक है हम शुरू करेंगे सॉइल प्रोफाइल। तो ये जो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम भी सॉइल प्रोफाइल का है। हम बैक टू बैक एक एक प्रोफाइल का अध्ययन करेंगे और इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम होगा सॉइल प्रोफाइल और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण इस टॉपिक की जानकारी प्राप्त हो सके। आइए, टॉपिक का नाम है, हिंदी में बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। हिंदी में बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका और इंग्लिश में इसको बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको नहीं पढ़ाया जाता। इसको इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजेबल होता है, इसलिए नहीं पढ़ाते। लेकिन मैं ये आपको एक बिल्कुल सरल तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ाऊंगा और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं वो भी साथ में बताऊंगा। तो मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? महत्वपूर्ण यह है कि जहां पर धरातल पर जब मनुष्य निवास करता है, जीव जंतु निवास करते हैं, वनस्पति का वहीं से प्रारंभ माना जाता है। लेकिन उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जो बेसिक उसकी जड़ें होती हैं जहां से वह पोषण प्राप्त करती है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में 4 प्रोफाइल बनी हुई है, प्रोफाइल ए, बी, सी और डी। तो हम इन चारों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं बेसिक बता देता हूं आपको कि ये धरातलीय स्वरूप है। ये क्या है? धरातलीय स्वरूप। और रेड मार्कर से जो ये बने हुए हैं ये वनस्पति, पेड़ पौधे, ठीक है, ये बना रखे मैंने। आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे वनस्पति या पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ें जो होती है, रूट्स जो होती है, वो नीचे तक लंबी होती है। डिपेंड करता है कि वो जो पेड़ है कितना पुराना है, ठीक है, और कितना बड़ा है। जितना बड़ा पेड़ होगा उसकी जो रूट्स होगी, जड़ें जो होगी, वो अत्यधिक लंबी होगी। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, प्रोफाइल जो बनी हुई है। आपके सामने 4 प्रोफाइल हो रही है, ये 4 प्रोफाइल में क्या क्या काम होता है। नंबर 1, देखिए, मृदा परिच्छेदिका में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गहराई के साथ साथ, पहली बात कि गहराई के साथ साथ जो ये मृदा परिच्छेदिका है या प्रोफाइल है, इसकी मोटाई बढ़ती जाती है। इसकी मोटाई बढ़ती जाती है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम प्रोफाइल की बात नहीं कर रहे, अभी हम ये बात कर रहे हैं
कि गहराई के साथ साथ इसकी मोटाई जो है, प्रोफाइल की जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे इसकी संरचना में परिवर्तन आता है। इसकी संरचना व खनिज पदार्थों में बदलाव आता है। खनिजों में परिवर्तन या खनिज पदार्थ या तत्व लिख सकते हैं, खनिज तत्वों में परिवर्तन। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है मृदा परिच्छेदिका की कि गहराई के साथ साथ मोटाई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम नीचे धरातल से गहराई की ओर जाते हैं, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं धरातल पर है, और धरातल से जैसे हम गहराई में जाएंगे तो सोइल प्रोफाइल की जो मोटाई होगी, यानी ये जो लेयर्स होगी, ये लेयर्स, इनकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी, राइज करती जाएगी, तो इनकी संरचना में परिवर्तन होगा, और जैसे गहराई में जा रहे हैं तो खनिज तत्वों में भी परिवर्तन आता जाएगा। तो ये तो बात हो गई मृदा परिच्छेदिका की। अब हम बात करेंगे वन बाय वन, यानी एक एक की हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1, यानी हमने नाम दिया ए से, कैपिटल ए से डिफाइन किया है। और देखिए हिंदी में भी मैं आपको नाम बता रहा हूं, इसको हम सोइल प्रोफाइल, ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ है, ये पूरा डायग्राम है सोइल प्रोफाइल का। किसका है? सोइल प्रोफाइल का डायग्राम बना हुआ है, सोइल प्रोफाइल का। तो ए, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और डी संस्तर। तो ध्यान रखें, इसको हम ए संस्तर बोलते हैं, ए संस्तर। लेकिन इंग्लिश बुक में आपको ये क्या मिलेगा? इंग्लिश बुक में आपको मिलेगा ए हॉरिजॉन। तो आप इंग्लिश में भी ध्यान रखें। कभी कभी होता क्या है, आपकी जो कंपटीशन एग्जाम्स में जो पेपर आते हैं बाइलैंग्वेज आते हैं, लेकिन होता है क्या है, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपके ऑप्शन में लिखा हुआ, मान लीजिए ए हॉरिजॉन, ऑप्शन में लिखा हुआ है बी हॉरिजॉन, और जब आप हिंदी में इसको पढ़ रहे होंगे तो आप क्या सोच रहे होंगे? हिंदी में क्या लिखा होगा? ए संस्तर, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हिंदी में ए संस्तर लिखा हो। हिंदी में क्या करते हैं, एक्चुअल में हिंदी में इसको हॉरिजॉन कर देते हैं। यानी कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, जरूरी नहीं ये संस्कर लिखा हुआ ही हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश वर्ड भी आपको पता हो, इसको ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन या डी हॉरिजॉन भी कहते हैं। देखिए नंबर 1 हम बात करते हैं, इसकी हम एक एक पॉइंट की बात करेंगे कि ए हॉरिजॉन में क्या क्या आता है। तो नंबर 1 इसमें फर्स्ट पॉइंट, ए हॉरिजॉन जो है ये इस मृदा परिच्छेदिका में, आप देखो इस मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत। ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। ए हॉरिजॉन जो है इस मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर है, इसलिए हमने क्या कह दिया इसको? सबसे ऊपरी परत। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट होगा कि कृषि, ठीक है, कृषि फसलों, पादपों, कृषि फसलों, पादपों तथा जीवों की संरक्षक, तथा जीवों की क्या है? संरक्षक। ठीक है, तो नंबर वन क्या है? नंबर 1 सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत। नंबर 2 क्या है? कृषि और फसलों, यानी कि कृषि फसलों का मतलब क्या हो गया कि हमारा किसान जो है जितनी भी संपूर्ण कृषि करता हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे चावल की हो, चाहे बाजरे की हो, चाहे मक्का की हो, तो बेसिकली वह जो किसान जो विभिन्न प्रकार की कृषि कार्य करेगा वो करेगा कहां पर? ए संस्तर। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से पूछा जा सकता है कि कृषि फसलों, आपको देखे पूछ सकता है क्वेश्चन में, कृषि फसलों, पादपों या जीवों की संरक्षक कौन सा
स्तन कहलाता है या कौन सा होरिजन कहलाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ए। राइट, आगे समझ में। तो कृषि फसलों, पादपों यानी क्या हो गया? वनस्पति, पादप वनस्पति। ठीक है, जितने भी पेड़ आप देख पा रहे हैं इस संपूर्ण प्राकृतिक रूप में, आप जो भी पेड़ को देख पा रहे हैं इस धरातल पर, वो सब क्या हो गए? पादप। इट इज क्लियर। हम बात कर रहे हैं धरातल की, हम जलीय जीव या जलीय पादप की बात नहीं कर रहे, हम महासागरों की बात नहीं कर रहे, हम अभी बात कर रहे हैं धरातल पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मृदा। हम क्या पढ़ रहे हैं? मृदा। और मृदा का बेसिक जो है वो लिथोस्फीयर होगा, यानी धरातल या स्थल मंडल होगा, पादप। तथा जीव जंतु, तो जीव जंतु भी कहां पर रहते हैं? तो धरातल पर रहते हैं। जितने भी रहने वाले जीव हैं वो धरातल पर निवास करते हैं। ठीक है, कुछ जीव समुद्रों में भी निवास कर रहे हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर की, स्थल मंडल में। तो पादपों तथा जीवों की क्या होगी? संरक्षण। तो नंबर 2, कृषि फसलों, पादपों तथा जीवों की क्या होगी? संरक्षण। उसके बाद नंबर 3, यानी इसी में नंबर 3 पढ़ रहे हैं एस संस्था में। इसमें क्या होगा? इसकी खुद की संरचना होगी। इसकी खुद की क्या होगी? संरचना। इसका खुद का क्या होगा? रंग। इसकी खुद की क्या होगी? उर्वरकता, यानी फर्टिलिटी। ठीक है, संरचना अलग अलग प्रकार से हो सकती है, मोटे कणों वाली, बारीक कणों वाली, बिल्कुल विहीन कणों वाली। ठीक है, रंग अलग अलग तरीके से होता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। ठीक है, और या फिर रेतीली मृदा भी हो सकती है, तो रंग भी अलग अलग हो जाएगा। इसकी फर्टिलिटी भी अलग हो सकती है। ठीक है, फर्टिलिटी कैसे हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक होती है काली मृदा, एक होती है काली मृदा। काली मृदा की ध्यान रखना, काली मृदा की सबसे फर्टिलिटी बात यह है कि काली मृदा में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, जबकि एक होती है जलोढ़ मृदा। इसको तो बोलते हैं ब्लैक सॉइल और इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल की खास बात क्या होती है? ये अधिक उपजाऊ होती है। ये अधिक उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि ये नवीन प्रक्रिया में बनती रहती है। किस प्रक्रिया में बनती है? नवीन प्रक्रिया में बनती रहती है। कौन सी प्रक्रिया में? नवीन प्रक्रिया में। जबकि काली मृदा जो है, ये काली मृदा मोस्टली कहां मिलती है? ये काली मृदा मोस्टली वहां मिलेगी जहां ज्वालामुखी क्रिया होगी, जहां ज्वालामुखी क्रिया होगी, या वह पठारी क्षेत्र जो ज्वालामुखी से निर्मित है। और वहां पे धीरे धीरे, आपको ध्यान रखना है, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी क्रिया जहां हो चुकी है, यदि वहां किसी पठार का निर्माण हो चुका है, तो उस पठार पे एक क्रिया होती है, उस क्रिया को हम बोलते हैं अपक्षय। क्या बोलते हैं? अपक्षय। यानी हम क्या बोलते हैं उसको? वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग के 3 प्रोसेस बताए थे आपको, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। और इस वेदरिंग के बाद जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अपर्दन। उसको क्या बोलते हैं हम? अपर्दन। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कल। और इन दोनों की क्रिया, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, यानी अपक्षय की क्रिया को मिला दें और अपर्दन की क्रिया को मिला दें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अपक्षय और अपर्दन ये दो नाम अलग अलग हैं। अपक्षय अलग है, वेदरिंग करने का प्रोसीजर है, और अपर्दन उसको उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रोसीजर है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अपक्षय और अपर्दन इन दोनों की संयुक्त क्रिया को क्या नाम दिया जाता है। यदि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो देखें और उसमें मैंने इसका जिक्र जरूर किया है। और आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या नाम दिया जाता है। अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है रीट एग्जामिनेशन में, और जितने भी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका अलग से भी हम पढ़ेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। ओके, तो हमने बताया काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, तो इनकी उर्वरता क्षमता पर इनका फर्क पड़ता है, यानी कि इसकी जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी में भी परिवर्तन आता है। तो एक हो गया संरचना, एक हो गया इनका रंग, एक हो गया इनकी उर्वरता क्षमता किस प्रकार की है, और इनका कॉम्पोजिशन यानी इनका संगठक कैसा है, इनका कॉम्पोजिशन किस प्रकार के संगठक तत्वों से मिलकर बने हैं। तो संरचना, रंग, उर्वरता और संगठन, और साथ ही साथ
और किनका प्रभाव होता है या किसका समावेश होता है? तो आपको याद होगा स्थलाकृति। और किसका समावेश होता है? स्थलाकृति। किसका होता है? जलवायु। और किसका होता है? पैतृक चट्टानें। और किसका होता है? पैतृक चट्टानें या शैलें। और किसका होता है? जैविक कारक। तो ये सभी एलिमेंट जो हम कल भी पढ़कर आए थे, ये सभी फैक्टर्स जो हम कल भी पढ़कर आए थे, वो भी यहाँ पर शामिल कर लिए जाते हैं। स्थलाकृति, जलवायु, पैतृक शैलें, जैविक कारक और साथ में हम वनस्पति को भी रख सकते हैं। वनस्पति जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो, इसका मतलब यहाँ पर ह्यूमस भी अधिक मिलती है। ह्यूमस कैसी होगी? यहाँ पर प्लस होगी, अधिक ह्यूमस की मात्रा में देखने को मिलेगी। अधिक ह्यूमस की मात्रा क्यों देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर देखने का कारण क्या है कि देखिए यहाँ पे जीवों भी है, यहाँ पे जीवों का महत्व भी है, यानी यहाँ पर जीव भी निवास कर रहे हैं। अब जीव जब निवास कर रहे होंगे तो ये मरते भी होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पादप भी है, यानी यहाँ वनस्पति भी है। यहाँ पर भी हम जिक्र कर रहे हैं वनस्पति का। तो जब वनस्पति होगी तो वनस्पति एक समय ऐसा आएगा कि वनस्पति का ओरिजिन होता है, कोई भी पत्ता है, कोई लीव्स है, कोई भी पेड़ है, उस पर यदि कोई पत्ता आ रहा है, कोई लीव्स आ रही है, तो वो धीरे धीरे उसकी उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति होने के बाद क्या होता है? एक समय मेच्योर हो जाती है। और मेच्योर होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वह पत्ती जो होती है मूल पेड़, जो एक पूरा पेड़ है या उसका तना है, उससे गिर जाती है, गिर के टूट जाती है, नीचे गिर जाती है और धीरे धीरे वे पीले रंग में आ जाती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। या तो वे कहीं और स्थान पे चली जाती है या फिर क्या होता है वो किसी मृदा में या किसी मिट्टी में दबकर वो कॉम्पोजिशन बना लेती है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? सबसे ज्यादा, या ह्यूमस की मात्रा होगी सबसे ज्यादा। तो नंबर 1 सबसे ऊपरी परत, नंबर 2 कृषि फसलों और पादपों का कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर जीव भी साथ में है, संरचना, रंग, उर्वरकता, संगठक, ये सब मिलकर कार्य करते हैं। स्थलाकृति, जलवायु, पैतृक शैलें, जैविक कारक मिलकर क्या करते हैं? ह्यूमस की मात्रा को क्या करेंगे? बढ़ाने की ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखें, ये हमारा ए वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। हम पढ़ लेते हैं, ए प्रोफाइल पूरा हो चुका है, बी प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। हिंदी में कह रहे हैं बी संस्था और इंग्लिश में कह रहे हैं बी हॉरिजॉन। ये हम बी हॉरिजॉन कह रहे हैं। अब देखिए बी हॉरिजॉन की खास बात, ये सूक्ष्म क्षेत्रों में, सूक्ष्म क्षेत्रों में मोटे कणों की मृदा में, मोटे कण की मृदा पाई जाती है। सूक्ष्म क्षेत्र में मोटे कण की मृदा पाई जाती है। इसका मतलब हो गया कि जो क्षेत्र शुष्क होगा, जहां पे तापमान अधिक होगा, उसमें बी संस्तर में, जो बी संस्तर होगा या बी होरिजन होगा, उसमें मोटे कण की मृदा होगी। किस कण की मृदा होगी? मोटे कण की मृदा होगी। ठीक है, नंबर 1 तो शुष्क क्षेत्रों में मोटे कण की क्या पाई जाएगी? मोटे कण की मृदा पाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है? शुष्क क्षेत्र के बाद एक क्षेत्र और होता है, उसको कहते हैं आर्द्र क्षेत्र। तो आर्द्र क्षेत्रों में देखिए शुष्क क्षेत्र में क्या होगा? जो क्षेत्र अधिक शुष्कता या ड्राई होगा, शुष्कता लिए हुए है या शुष्क है, तो वहां क्या होगा? तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा और वर्षा की कमी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? तापमान अधिक है और वर्षा की कमी है। इसका मतलब जो सॉइल का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, यानी अपरदन की जो क्रिया है, उसमें वर्षा का तो कोई कॉम्पोजिशन ही होगा ही नहीं। वर्षा का कोई कॉम्पोजिशन होगा नहीं, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही। ठीक है, वर्षा नहीं हो रही, इसको हटा देते हैं। अब देखिए तापमान अधिक है, अब तापमान अधिक है, शुष्कता है, तो इसका मतलब क्या है? पवने चलेगी,
पवनी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करेगी, और जब पवनी केवल पवनी ही मूव कर रही है तो कण कैसे मिल रहे हैं? मोटे कण, क्योंकि पवनों के द्वारा जो शैलें हैं, रॉक्स हैं, वो टूटेगी, टूट फूट कर वह क्या किस कॉम्पोजिशन में कणों का निर्माण कर देगी? कणों का निर्माण कैसे कर देगी? मोटे कणों का निर्माण कर देगी। वर्षा अधिक नहीं हो रही तो क्या नहीं होगा? उसमें नमी नहीं पाई जाएगी। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, देखिए आर्द्र क्षेत्रों में यानी कि जो मॉइस्चर रीजन होंगे, जहां पर जल के माध्यम से नमी बनी होगी, वहां क्या होगा? वहां जल की अधोगति होगी। जल की कौन सी गति? अधोगति, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। वाटर का कैसा मूवमेंट होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। जल नीचे की ओर फिसलने की कोशिश करेगा, जल नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। देखिए दोनों पे एग्जांपल देकर रखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले रहे हैं हम, पहले हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो शुष्क क्षेत्र है हम उसकी बात करते हैं। देखिए शुष्क क्षेत्र में हमने ले लिया राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र। अब आप इसको समझ चुके होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, कि यहां तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि हमारी शर्त पहले क्या थी कि तापमान तो होगा अधिक, तापमान क्या होगा? अधिक। और एक बात हुई थी हमारी कि तापमान तो हो रहा है अधिक और वर्षा हो रही है कम, तो कण कैसे होंगे? मोटे। ओके, नेक्स्ट दूसरा रीजन हम ले लेते हैं हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र ले लेते हैं, या भारत का हिमालय क्षेत्र ले लें, या ले लेते हैं भारत का पश्चिमी घाट। भारत का पश्चिमी घाट। अब आप सोचेंगे भारत का पश्चिमी घाट कौन सा है? देखिए यहां थोड़ा सा आपको मैप में बता देता हूं, शायद आपको दिख जाएगा यहां मैप में। देखिए ये तो हिमालय रीजन हो गया, ये पूरा रीजन कौन सा हो गया? हिमालय वाला। तो ये हम हिमालय की बात कर रहे हैं। तो ये जो रीजन है ये वाला, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी वाला जो तटीय हिस्सा है ये तो कहलाता है पूर्वी तटीय प्रदेश या पूर्वी घाट प्रदेश, और ये जो रीजन है ये कहलाता है पश्चिमी घाट प्रदेश। तो एक तो हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट रीजन की, और एक बात कर रहे हैं हिमालय रीजन की। ठीक है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। और राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है, जो मरुस्थलीय भाग है, इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र ये भारत का जो पश्चिमी घाट है। अब यहाँ क्या होती है? वर्षा अधिक होती है, वर्षा प्लस है, तापमान भी अधिक, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वर्षा अधिक हो रही है। अब जब वर्षा होगी तो वर्षा अधिक हो जाने से क्या होगा? आर्द्र क्षेत्रों में जल की क्या होगी? अधोगति। अधोगति मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, पानी तेज गति से नीचे की ओर जाएगा। जब पानी तेज गति नीचे से जाएगा तो होगा क्या? जब पानी तेज गति से नीचे जाएगा तो होगा क्या? यहां लिख देते हैं नीचे। तो होगा क्या? जो कण होंगे, मृदा के जो कण होंगे वे बारीक होंगे। मृदा के कण कैसे होंगे? बारीक, क्योंकि मोटे कण को क्या होगा? मोटे कण को जल बहाकर ले जाएगा, बहाकर ले जाएगा। क्लियर हो गया? तो मृदा कण बारीक होंगे। मृदा कण कैसे होंगे? बारीक होंगे, क्योंकि मोटे कण को जल बहाकर ले जाएगा। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हम आर्द्र क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। हम उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो ह्यूमस है वो भी बनी है, और यहाँ बारीक कण या महीन कण भी लिख सकते हैं। ये सभी कहां से आ जाएंगे? ये ए संस्तर से आ जाएंगे। कहां से आ जाएंगे? ए संस्तर से आ जाएंगे।
क्योंकि वर्षा हो रही है तो यहीं पर हो रही है, ए संस्तर में ऊपरी भाग में वर्षा हो रही है, और ऊपरी भाग में जो कुछ भी है वो जल के माध्यम से कौन से संस्तर में आ जाएगा, वो कौन से संस्तर में आ जाएगा, बी संस्तर में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एक क्रिया होती है उसको बोलते हैं विक्षालन, एक क्रिया होती है उसको बोलते हैं विक्षालन। विक्षालन को इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग। विक्षालन को इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग। मतलब विक्षालन का मतलब क्या होता है कि जितने भी मृदा के कण हैं, जितने भी मृदा के कण हैं वे जल में घुलकर कॉम्पोजिशन बनाकर जल में घुलकर और वो उन्हें नीचे की ओर ले जाता है, उन्हें कहाँ ले जाता है, नीचे की ओर ले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप एक बास्केट लें, उसमें पानी लें और आप क्या करें, थोड़ी सी मृदा उसके ऊपर से गिराएं, तो आप क्या देख पाएंगे, जो तत्व भारी होंगे यानी उस मृदा में जो कण भारी होंगे वो नीचे की ओर चले जाएंगे। और नीचे की ओर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो बास्केट में जो जल भरा हुआ है वो जल उस कॉम्पोजिशन में या उस कण में समाहित हो गया और वो भारी हो गया, और भारी होकर वो जल जो कण होंगे वो नीचे की बास्केट के जो नीचे वाला पैदा होगा वहां पर जाके बैठ जाएंगे। इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि विक्षालन का मतलब क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस, यानी कि जल जो होता है वो मृदा के कणों के साथ कॉम्पोजिशन बनाता है और नीचे की ओर बैठ जाता है। अब नीचे कहाँ जाएगा, तो नीचे ए संस्तर से नीचे कहाँ जा रहा है, बी संस्तर में। इसका मतलब जो बी संस्तर होगा या बी होरिजन होगा उसके अंतर्गत हमें क्या मिलेगा, मृदा कण बारीक हो जाएंगे और साथ में मोटे कण जो जिसमें जल वो जल जो बहा के ले जाएंगे, क्योंकि जल में जो अधोगति हो रही है वो ये क्रिया करेंगे। तो ये विक्षालन आप जरूर ध्यान रखें। ह्यूमस की मात्रा में बी वाले संस्तर में भी ह्यूमस की मात्रा होगी, और ये सब कहां से प्रोसेस हो रहा है, कि ए संस्तर से प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी एक और खास बात की, कि जिन पादपों की जड़ें यानी इनकी जो रूट्स हैं, जिन पादपों की जड़ें लंबी होती हैं, जिन पादपों की जड़ें लंबी होती हैं वो क्या करती हैं, वो बी संस्तर से भोजन प्राप्त करती हैं। क्लियर हो गया कि जिन पादपों की जड़ें लंबी होती हैं वे क्या करती है, बी संस्तर यानी बी ओरिजिन से भोजन प्राप्त करती है। मान लीजिए यहाँ पे जो भी वनस्पति है वो की जड़ें लंबी होगी, जिन पादपों की जड़ें कैसी होगी, लंबी होगी, वे भोजन कहाँ से प्राप्त करेगी, वे भोजन बी संस्तर से प्राप्त करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए संस्तर ए ओरिजिन से जितने भी महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जितने भी ह्यूमस वाले पदार्थ हैं, जितने महत्वपूर्ण पदार्थ हैं वो जल की अधोगति के कारण कहां पर आ जाते हैं, बी संस्तर में आ जाते हैं। ये इतना हमने कवर कर लिया, यानी ए वाला कवर हो गया, बी वाला कवर हो गया। अब हम बात करेंगे सी वाले की, क्या महत्वपूर्ण, आइए देखते हैं सी वाला। हिंदी में सी संस्तर, इंग्लिश में सी होरिजन। देखिए डायग्राम को यदि आप देखें तो डायग्राम में आपको सी वाला जो ये पोर्शन है इसमें दो चीजें नजर आ रही होगी। दो चीजें क्या नजर आ रही हैं, यहां जो कण है वो कैसे हैं, बारीक या बारीक कण, कम मोटे, और ये वाला जो है रेड वाले जो बने हुए ये कैसे मोटे कण, बारीक कण और मोटे कण। इसका मतलब एक बात क्लियर है, जो सी संस्तर है वो किससे बना हुआ होता है, सी संस्तर पैतृक शैलों से, सी संस्तर पैतृक शैलों के विखंडन से, पैतृक शैलों के विखंडन से बना होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा संस्तर पैतृक शैलों से बना हुआ होता है या पैतृक शैलों के विखंडन से बना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन सा संस्तर है जिसमें विक्षालन की क्रिया होती है, ऐसा कौन सा संस्तर है जिसमें विक्षालन की क्रिया होती है, तो आपका आंसर होगा बी। और ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन सा संस्तर मृदा का ऐसा कौन सा संस्तर है जिसमें
अधिक मात्रा में ह्यूमस पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा बी। इसका मतलब हमने बैक टू बैक सभी संस्तर को पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन को पढ़ रहे हैं सोइल प्रोफाइल में, और क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो पैतृक शेलों के विखंडन से ये बना हुआ होता है। अब पैतृक शेलों के विखंडन से बना होगा तो होगा क्या, नंबर 2, ये नंबर 1 है। नंबर 2 क्या होगा, इसकी ऊपरी भाग में, यानी कि सी संस्तर के जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में तो बारीक कण होंगे, ऊपरी भाग में तो बारीक कण होंगे, लेकिन इसके निचले वाले भाग में, निचले वाले भाग में कैसे कण होंगे, मोटे कण होंगे। कैसे कण होंगे बताओ, मोटे कण होंगे। आगे समझ में, देखिए वापस मैं आपको समझाता हूं। ए वाले हॉरिजॉन में, ए संस्तर में बारीक कण मिल रहे हैं, क्लियर। और ये बारीक कण कहाँ है, बी संस्तर में। ह्यूमस की मात्रा को भी लेकर आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, बी संस्तर में। और सी संस्तर में देखिए कण कैसे हो गए, बिल्कुल बारीक, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, पैतृक शेलों से। कण कैसे हो गए, बिल्कुल बारीक। और इसके जस्ट नीचे सी संस्तर में निचले भाग में कण कैसे मिल रहे हैं, मोटे कण। आगे आपको समझ में, तो दो तरह की चीजें, गतिविधियां हो गई, दो तरह की यहां हमने बात कर ली कि एक तो पैतृक शेलों से बना हुआ होता है, कि विखंडन से बना हुआ है, और दूसरा क्या है, ऊपरी शेल, ऊपरी भाग जो है वो बारीक कणों से है, और निचला भाग कैसा है, मोटे कणों से है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब इसमें यदि वनस्पति का अंश नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ शेलों की बात कर रहे हैं, रॉक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर वनस्पति नहीं है और यहाँ जीव जंतु का अंश भी नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यदि सी संस्तर में केवल और केवल पैतृक शेलें हैं, यानी केवल और केवल पेरेंट रॉक्स हैं, ठीक है, या मूल चट्टाने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा होगी या नहीं होगी। क्या यहाँ ह्यूमस की मात्रा होगी या नहीं होगी। कौन से संस्तर की बात कर रहे हैं, सी संस्तर की, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा होगी या नहीं होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ ह्यूमस की मात्रा नहीं होगी, ह्यूमस की मात्रा नहीं होगी। समझ में आ गया क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल पैतृक शेलें हैं। केवल कौन सी शेलें हैं, पैतृक शेलें, क्योंकि यहाँ वनस्पति है ही नहीं, और जब वनस्पति नहीं होगी, जीव जंतु नहीं होंगे, तो यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा भी क्या नहीं होगी। आगे समझ में आपको, ये आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। और देखिए सबसे रोचक बात, अब देखिए मैंने कहा था जैसे जैसे हम गहराई पे जाएंगे, गहराई पे जाएंगे तो इसकी मोटाई भी बढ़ती जाएगी। आप मुझे बताएं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, पादप समुदाय जो है, हम जो मनुष्य हैं भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, आप सभी को पता है। जो हमारे जीव जंतु है, पशु है, पक्षी है, ये भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, ये किस पर निर्भर रहते हैं। हम एक पढ़ते हैं फूड चेन पढ़ते हैं, यानी हम पढ़ते हैं उत्पाद, एक होता है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक कौन होता है, पेड़ पौधे, ये वनस्पति, पेड़ पौधे, और इन पर फिर अन्य निर्भर रहते हैं। तो जो जीव जंतु है वो किस पर निर्भर है, उत्पादक पर निर्भर है, ठीक है। जो कंपोजर है उन पर, जो प्रोड्यूसर है सॉरी, उन पर ये निर्भर है। तो आप मुझे बताएं ये जो प्रोड्यूसर है यानी उत्पादक जो है ये किस पर निर्भर होते हैं, यानी ये अपना भोजन, यानी जो पेड़ पौधे हैं ये भी तो ग्रोथ करते हैं, तभी तो हम इन्हें सजीव में शामिल करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे यानी वनस्पति, मनुष्य और जीव जंतु ये कैसे सजीव प्राणी है, ये अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि पेड़ पौधे जो है या वनस्पति जो है ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो इनके भोजन के लिए जो एक महत्वपूर्ण है वह सूर्य। कौन है, सूर्य। यदि सूर्य नहीं होगा तो इनका भोजन तैयार नहीं होगा, और उसको हम बोलते हैं, जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो आप मुझे बताएं यदि सी संस्था जो है इसकी गहराई यदि अधिक है, और यदि गहराई अधिक है तो आप मुझे बताएं यदि गहराई अधिक है तो क्या यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो आपका आंसर होगा हाँ या ना, तो आपका आंसर होगा ना। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता,
आगे समझ में? तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच पाता? तो आपका आंसर होगा सी संस्तर में नहीं पहुंच पाता। बी में पहुंचता है क्योंकि वहां वनस्पति की जो पेड़ पौधों की जो रूट्स है वो जा रही है बी में, और वहां ह्यूमस की मात्रा भी जा रही है। इसका मतलब वहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता होगा। ए में तो ऑलरेडी पहुंच ही रहा है क्योंकि वो तो धरातलीय क्षेत्र पर भी है। आगे समझ में? तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट हम डी की बात करते हैं। अब देखिए डी संस्तर आपको कैसे दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में? तो ये पूरा जो डी संस्तर है, ये पूरा का पूरा जो डी संस्तर है ये चट्टानी भाग है। कैसा भाग है? चट्टानी भाग है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा शैलों से निर्मित है, शैलों से निर्मित है। ठीक है, पूरा पूरा कैसा है? शैलों से निर्मित है। यहां कण कैसे हैं? कण बारीक। यहां कण कैसे हैं? कण मोटे। बी संस्तर की खास बात क्या है कि ए संस्तर से बारीक मृदा या बारीक कण बी संस्तर में आ रहे हैं, और इसकी खास बात क्या है? या ह्यूमस की मात्रा दी गई। ह्यूमस की मात्रा कैसी है? प्लस यानी अधिक। ठीक है, तो ये पूरी प्रोफाइल बन गई। तो डी संस्तर में क्या है कि डी संस्तर जो है वो डी संस्तर मूल रूप से पैतृक चट्टानों से बना है। पैतृक या मूल शैलों से बना है। क्लियर हो गया आपको? पहली बात क्लियर होगी कि जो डी संस्तर है वो मूल रूप से यानी संपूर्ण रूप से किससे बना है, या पूर्ण रूप से। मूल की जगह हम यहां लिख लेते हैं पूर्ण रूप से, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि जो डी संस्तर है वो पूर्ण रूप से किससे बना है? पैतृक या मूल शैलों से बना है। जो बेसिक या जो पेरेंट रॉक्स होती हैं उनसे बना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो मृदा का निर्माण कहां से होता है? आपसे पूछ ले कि बेसिकली मृदा का निर्माण कहां से हो रहा है? तो डी से। डी से क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्ण रूप से किससे बना हुआ है? पैतृक या मूल शैलों से बना हुआ है। और हमने पहले ही बात की थी कि जो भी मूल शैलें होती हैं या कोई भी रॉक्स का स्ट्रक्चर होता है उस पर अपक्षय की क्रिया होती है। उस पर किसकी क्रिया होती है? अपक्षय की। और उस पर क्या होता है? फिर अपरदन होता है, और फिर वो क्या करती है? मृदा का निर्माण करती है। ये हमारी बात पहले ही हो चुकी थी। इसका मतलब क्या हो गया? पूर्ण रूप से पैतृक शैलें या मूल शैलों से बना है। दूसरा क्या होगा? मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यही कह सकते हैं कि मृदा का महत्वपूर्ण स्रोत यही है। और दूसरा कि मृदा के जो गुण होते हैं, मृदा के जो गुण होते हैं वह पैतृक शैलों पर निर्भर करते हैं। पैतृक शैलों या हम कह सकते हैं मूल शैलों पर निर्भर करते हैं। यानी कि मृदा की संरचना कैसी होगी, रंग कैसा होगा, रूप कैसा होगा, संगठन कैसा होगा, ये सब किस पर निर्भर करेगा? ये पैतृक शैलों पर निर्भर करेगा। तो हमने चारों संस्तर को पढ़ लिया है, बैक टू बैक ए, बी, सी और डी संस्तर। यहां से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, या अंत में जब ये हमारा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा तो उसकी मैं एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आऊंगा। उसमें क्वेश्चंस आपको फ्रेंड बताऊंगा मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी आप इसके नोट्स बना सकते हैं और यहाँ से खुद के भी आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने ये सॉइल प्रोफाइल वाला जो लेक्चर है ये कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जितने भी मेरे वीडियो होते हैं उनको आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो की अपनी एक खासियत होती है। हर वीडियो को एनालिसिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और यदि आप अपने मित्रों को भी इस चैनल से शेयर करना चाहें तो आप शेयर करें, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं उनको देखने का मौका मिले और अच्छी नॉलेज उनको मिले। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।